Assalamualaikum. Welcome to all students in online मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है फंक्शन एंड लिमिट्स का। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1 चल रही है। एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ मैं कि एक्सरसाइज क्या है जी 1.1। तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 स्किप किया हुआ क्योंकि वो टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो जैसे जैसे टॉपिक डिस्कस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आगे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इस वक्त आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट में रीड करने लगा हूँ, ज़रा देखेंगे आप लोग। A stone falls from a height of 60 meters on the ground. The height h, हाइट को यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं h से, आफ्टर x सेकेंड, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। याद रहे x टाइम है और h जो है वो हाइट है। इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, और ये फंक्शन बनाया है। हाइट का फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, यानी हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब स्टोन फॉल करेगा टाइम के साथ हाइट चेंज होगी, तो वी कैन से दैट हाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिचुएशन क्या है मैं आपके सामने रफली ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक स्टोन पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये ज़मीन से 60 मीटर के हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी ये जो फासला है ये 60 मीटर्स है। ये जो फासला मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये कितना है जी 60 मीटर्स है। तो इसका जो हाइट फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, यानी पत्थर गिरने के बाद हाइट जो चेंज होगी वो टाइम के साथ चेंज होगी। तो ये फंक्शन बना दिया h of x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इन सवालों के जवाब देने हैं। पहले पार्ट में उसने सवाल पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। स्टोन की हाइट क्या होगी जब टाइम 1 सेकेंड हो। इसके अलावा दो पार्ट्स और भी हैं। एक के अंदर x इज इक्वल टू यानी टाइम 1.5 सेकेंड पूछा हुआ है, और एक के अंदर जो है 1.7 पूछा हुआ है। तो वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैं ये सॉल्व करूँगा। अब हमने ये बताना है कि स्टोन जब यहाँ से गिरेगा x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गुजरने के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी। जाहिर सी बात है पत्थर नीचे की तरफ गिरेगा तो हाइट ने कम होना है। तो हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप इनपुट में टाइम डाल दें, क्यों? क्योंकि हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप जो टाइम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइट आएगी। फंक्शन क्या था? रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है जिसको आप अपनी मर्जी की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक वैल्यू 1 है, एक 1.5 होगी, एक 1.7, और हाइट जो है वो इस फंक्शन की मर्जी से आएगी। यानी आउटपुट आंसर जो है वो इस फंक्शन की मर्जी से आएगा, इनपुट आप अपनी मर्जी से। आप जितने टाइम पे मर्जी चेक करना चाहें कि इस टाइम के ऊपर जो है वो क्या हाइट होगी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, वो टाइम जो है इसके ग्राउंड से टच करने से एक्सीड ना करता हो, वो भी मैं एंड में बता देता हूँ। तो हमने एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आप इसके अंदर 1 पुट कर दें, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 क्या होगा 30 मीटर्स। क्योंकि ये हाइट है तो इसका आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि हमें जो हाइट दी गई है वो किस में दी गई है? मीटर्स में दी गई है। अब 1 सेकेंड गिरने के बाद पत्थर 30 मीटर नीचे, यानी आधा सफ़र ऑलमोस्ट तय कर चुका होगा, आधा सफ़र तय कर चुका होगा, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो 60 मीटर्स है। तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद हाइट जो है वो 30 मीटर्स होगी। इसी तरह दूसरे पार्ट में मैंने नहीं लिखा दूसरा पार्ट, वो आप लोग खुद करेंगे घर बैठ के, जिसके अंदर x इज इक्वल टू 1.5 है। टाइम आपने बस यहाँ जैसे मैंने 1 पुट किया है आप वैसे ही इस फंक्शन के अंदर टाइम की जगह 1.5 पुट करेंगे, देखेंगे हाइट क्या आती है। फिर आप 1.7 पुट करेंगे, देखेंगे हाइट क्या आती है। उन दोनों पे आंसर जो है डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड गुजरने के बाद ये 30 मीटर तक आया, तो ये 1.5 सेकेंड, ज़ाहिर टाइम ज़्यादा हो रहा है, पत्थर और नीचे आ चुका होगा, तो उस पर उसकी हाइट कुछ और आएगी। दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ। ये पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया।
दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये स्टोन ज़मीन से कब टकराएगा, टाइम बताएं। बज़ाहिर लग रहा है ऐसे, औरली भी बच्चे कहते हैं सर हम तो औरली बता सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर वो 30 मीटर तक आया तो 2 सेकंड में वो ज़मीन को टच कर लेगा, लेकिन यहाँ हमने टाइम निकालना है, इसी फंक्शन से निकालना है। ये लॉजिक नहीं देनी कि भाई 1 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचा तो 2 सेकंड में वो ज़मीन को टच कर, नहीं, हमने लॉजिक इसी फंक्शन से निकालनी है। तो ये स्टोन जो है ज़मीन को कब टच करेगा, जब हाइट 0 हो जाएगी। लॉजिकल बात है ना, हाइट 0 होगी तभी टच करेगा। तो आपने इस फंक्शन के अंदर सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट करने लगा हूँ, आप पुट कर दें, पुट h इज इक्वल टू 0, यानी आप हाइट को 0 कर दें, ये 0 हो जाए तो क्या रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बनता है 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि हाइट 0 हो गई तो 40 माइनस 10x स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, क्योंकि x टाइम है, x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही टाइम तो मैंने बताना है। बेशक आपने ओरली जान लिया था, लेकिन हमने यहाँ ओरिजिनली बताना है। ये 10 आके डिवाइड करूँगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जाके 40 पे डिवाइड होगा तो 4 आंसर आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे विद प्लस माइनस साइन, लेकिन यहाँ नेगेटिव को इग्नोर करेंगे क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो है वो टाइम होगा कब, जब स्टोन जो है वो ज़मीन से टकराएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है उसके लिए एक फंक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे। वो फंक्शन की टाइप्स आपकी बुक में दी हुई हैं, वो टाइप्स बारी बारी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन के हिसाब से जो ज़रूरत है जिस टाइप को एक्सप्लेन करने की, वो है पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पहले पैरामीट्रिक फंक्शंस को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि सम टाइम अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल। अक्सर औकात ऐसा होता है कि फंक्शन जो कि हम जानते हैं कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन का नाम है, लेकिन सम टाइम एक तीसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाता है और दोनों के दोनों वेरिएबल उस तीसरे पे जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। वो जो थर्ड वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी अक्सर औकात आपने देखा होगा x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू 2bt स्क्वायर, इस तरह के फंक्शंस आपके पास आ जाते हैं जिसके अंदर x इज अ फंक्शन ऑफ t, x t पे डिपेंड कर रहा है, y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। x y का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, x का ताल्लुक किससे है, t से है, और y का ताल्लुक भी t से है। और अगर ये t दरमियान में से हटा दिया जाए जो कि पैरामीटर का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो x और y का डायरेक्ट रिलेशन भी बनाया जा सकता है। दिस थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। ये थर्ड वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। यानी अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो देखें t की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो वो x/3 निकलेगी। मैंने अपनी तरफ से ये एक फंक्शन लिखा है, t की ये वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाली है अगर यहाँ पुट कर दूँ y इज इक्वल टू 2b, t स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा x स्क्वायर ओवर 9 बन जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y का रिलेशन भी आ गया। लेकिन पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है कि x y का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, एक थर्ड वेरिएबल जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है, थर्ड वेरिएबल ने चेन के थ्रू कनेक्ट किया होता है। दिस थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर एंड दीज टाइप ऑफ फंक्शन जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स x एंड y आपके किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हो, वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो उस फंक्शन के अंदर से वो पैरामीटर रिमूव भी किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ से रिमूव किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ग्राफ में हमें पता लगेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस के, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का असल में क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा जो है वो अपर लेवल पे जब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टडी करते हैं, जो कि इस वक्त आपको बात समझ नहीं आएगी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है, तो वहाँ पर इन थर्ड पैरामीटर का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, देख लें दोनों t पे डिपेंड कर रही हैं, t इज अ पैरामीटर।
कहता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या है इस वक्त आप नहीं जानते। हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर पैराबोला का एक वर्ड है जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। बहरहाल इस वक्त ये समझ लें कि पैराबोला एक ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम है। तो वो ये कहता है कि आप साबित करें कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। असल में क्या करवाना चाह रहा है वो ये कहता है कि आप ये पैरामीटर दरमियान में से निकालें, इक्वेशन ये बननी चाहिए। बस सादा अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे हैं। तो हम इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में से हम पैरामीटर को हटा के ये साबित कर देंगे कि वाकई ये इसकी जो इक्वेशन है स्प्लिट की हुई है इस शक्ल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पैरामीटर की जो वैल्यू है वो निकाल लें, किसी इक्वेशन से निकाल लें। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रखा। इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ, t की वैल्यू क्या निकलेगी, y/2a। तरीका यही है कि पैरामीटर की वैल्यू निकालें, एक इक्वेशन में से दूसरे में पुट कर दें, पैरामीटर रिमूव हो जाएगा, वो इक्वेशन सामने आ जाएगी। तो t = y/2 है। देखें t की वैल्यू निकालूँ, 2a आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जहाँ t होगा वहाँ पुट कर दें। पुट इन 1 में पुट करें तो x = a × t²। t की जगह मैं पुट करूँगा y/2a। तो ये बना x = ay² / 4a²। देखिए ना, 2 के ऊपर भी स्क्वायर था, a के ऊपर भी तो 4a² बना। तो यहाँ से ये रिमूव करें, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y² ये 4a जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट y² = 4ax प्रूव्ड। वाकई ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा पार्ट है मैंने आपके सामने लिख दिया है, जिसके अंदर एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, x = a cos θ, y = b sin θ। तो इसमें पैरामीटर क्या होगा, आप सोचें क्या होगा इसके अंदर पैरामीटर। सोच लिया तो अब जवाब ये है कि इसके अंदर पैरामीटर जो है वो थीटा है। तीसरा वेरिएबल थीटा वो इस वक्त पैरामीटर के तौर पे सामने आया हुआ है। अब ये कहता है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स को। अब आप सोच रहे होंगे एलिप्स क्या चीज़ है भाई, ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि आगे जाके हम स्टडी करेंगे। उसकी इक्वेशन ये होती है, इस इक्वेशन से ये रिजल्ट बनाना है हमने, यानी इस पैरामीटर थीटा को रिमूव करने के बाद ये रिजल्ट सामने आना चाहिए, ये हमने साबित करना है। अब ये साबित कैसे करेंगे, आप इस इक्वेशन पे नज़र रखें, इसमें जो जो रिक्वायर्ड है यहाँ बनाने की कोशिश करें। x² रिक्वायर्ड है, y² रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों तरफ इनकी स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, x² = a² cos² θ, क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ आएगा। और जब यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो y² = b² sin² θ। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि x² के नीचे आपको a² रिक्वायर्ड है, y² के नीचे b² रिक्वायर्ड है। तो इस a² को इसके नीचे ले आए, x² / a² = cos² θ एंड y² / b² = sin² θ। इनके नाम रख लें, 1 2 था तो इनका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करें, आप देखें आपको चाहिए x² / a² प्लस चाहिए y² / b²। अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड जब लेफ्ट में ऐड होगी तो वही वैल्यू बनेगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी वो भी इंशाल्लाह वैसी बन ही जाएगी। तो एडिंग 3 एंड 4, तो ये बना x² / a² प्लस y² / b², यानी लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हुई, राइट साइड राइट में ऐड होगी, cos² θ प्लस sin² θ। और आप जानते हैं कि cos² θ प्लस sin² θ क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि वाकई ये इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इक्वेशन ऑफ
एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसका तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर होगी, उसको कैसे बनाना है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है उसमें आप देख लेंगे, प्लस चाहिए माइनस चाहिए, स्केयर लेना है, क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो पार्ट आप लोग खुद करेंगे। जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब से पहले इवन और ऑड नंबर्स का तो आपने सुना है, लेकिन इवन और ऑड फंक्शंस भी होते हैं, ये पहली दफ़ा आपके सामने बात आएगी। आपकी बुक में जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस दिए हुए हैं उसमें एक फंक्शन इवन फंक्शन के नाम से भी है, इवन फंक्शन, और एक फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन के नाम से भी है। तो दोनों के हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन की कौन सी नेचर है जिसको हम इवन का नाम देते हैं, और फंक्शन की कौन सी ऐसी नेचर है जिसको हम ऑड का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन। कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तब कहलाएगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तब होगा अगर आप उस फंक्शन के अंदर x की बजाय माइनस एक्स पुट करें और आंसर वही आए जो f ऑफ x का हो, तो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शन विद एग्जांपल। तो ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ ये कंडीशन अगर होल्ड करती हो। और इसकी एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, सबसे आसान एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है इवन फंक्शन की। देखें ये इवन अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ तो ये इवन होगा। मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स पुट करता हूँ, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर हो या प्लस एक्स का स्क्वायर हो, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर असल में क्या है, f ऑफ x है। तो आप देखें f ऑफ माइनस एक्स का आंसर किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ x के बराबर आ रहा है। कोई भी फंक्शन अगर इस तरह की नेचर को फुलफिल करता हो जिसके अंदर हम x की बजाय माइनस एक्स रिप्लेस करें और आंसर f ऑफ x के बराबर है, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। इसके बरक्स, बिल्कुल इसके बरक्स अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूं, ऑड फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कब कहलाएगा, जब हम f ऑफ माइनस एक्स पुट करें और ये कंडीशन बन जाए, माइनस टाइम्स f ऑफ x आ जाए तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। अगर पॉजिटिव f ऑफ x आता है तो वो इवन, अगर नेगेटिव f ऑफ x आता है तो वो ऑड फंक्शन। अब इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन। ये देखें इसके अंदर अगर आप रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, f ऑफ माइनस एक्स तो माइनस एक्स की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स 3। क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर जब ऑड पावर होती है तो माइनस अपेयर हो जाता है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस को अलग कर दूँ, एक्स क्यूब असल में क्या चीज़ है, वो तो f ऑफ x है। तो व्हेन f ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, then we can say that the function is odd function। डेफिनेशन समझ आ गई होगी, डेफिनेशन को और इसके एग्जांपल्स को याद रखिएगा। अब आप देखें आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैंने पहले लिखा था लेकिन इसको स्टार्ट नहीं किया था। एक्सरसाइज इस 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो इन तीनों को मैं सॉल्व करता हूँ, जिसके अंदर हमने बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो ये हम बताएंगे। सबसे पहले मैं पहला पार्ट जो है वो लेने लगा हूँ, जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट करके ही पता लग सकता है। रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे आप, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स। तो ये क्या बना, माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x3 प्लस एक्स, और x3 प्लस एक्स तो असल में f ऑफ x की वैल्यू है, तो ये बना माइनस टाइम्स f ऑफ x। सो व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, इट विल बी ऑड फंक्शन। हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज
एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, इसको अच्छी तरह आप देख लें। तो सेकंड पार्ट इसका मैं सॉल्व करने लगा हूँ। सेकंड पार्ट तो नहीं है, पार्ट नंबर मैंने जो चूज़ किया है वो है 1, 4 और 5, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने लिखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो पार्ट नंबर 4 मैं सॉल्व करने लगा हूँ, जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x माइनस 1, एक रैशनल फंक्शन है, यानी जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे हम रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, इसकी जगह माइनस एक्स आ गया, नीचे बनेगा माइनस एक्स प्लस 1। तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन निकालें तो ऊपर बनता है x प्लस 1, और नीचे से माइनस कॉमन निकालें तो x माइनस 1, ये कैंसिल कर दें। अब ना तो ये f ऑफ x के इक्वल बना, क्योंकि f ऑफ x तो ये है नहीं, ना ही ये माइनस टाइम f ऑफ x के इक्वल बना, ये कंडीशन भी आ सकती है। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू, आप कहेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ x, विच इज़ नॉट इक्वल टू आल्सो नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x। भाई ना तो ये ओरिजिनली f ऑफ x के बराबर बना है, ना ही ये माइनस टाइम्स f ऑफ x के बराबर बना है। सो f ऑफ x इज़ नीदर इवन, ना ये इवन है, नीदर इवन नॉर ऑड। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, ना वो इवन हो ना ऑड हो, जैसे मैंने आपके सामने सॉल्व किया है तो वो कंडीशन सामने आ गई है। तो इस कंडीशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी जवाब हो सकता है। तो उसके बाद एक और पार्ट भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आया होता है, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट नंबर 5 है वो। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है जी f ऑफ x इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 6। अब यहाँ पर पावर जो है वो एक फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया, कोई बात नहीं, रिप्लेस तो करें आप, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, x से माइनस एक्स से रिप्लेस करें, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि सर अब इसका आंसर क्या लिखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तरीका देख लें। इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस एक्स रेज टू पावर 2 होल पावर 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर जब फर्दर पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जब ये आके इससे मल्टीप्लाई होगी ये बन जाएगा। अब देखें आप 1/3 को छोड़ें, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स की पावर 2 है तो वो प्लस एक्स की पावर 2 बन जाएगी, एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो ये तो ओरिजिनली f ऑफ x के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के बराबर आ गया। और ये किसकी कंडीशन है, ये तो इवन की कंडीशन है। सो f ऑफ x इज़ इवन। तो इस तरह आप इवन और ऑड क्वेश्चंस की जो है वो इवन और ऑड फंक्शन के दरमियान फ़र्क बता सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा रहता है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डोमेन एंड रेंज का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए पहले मुझे डोमेन और रेंज को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आप उस टॉपिक जो है समझ सकते हैं। तो मैं उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।